अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। हाल ही में हमने खबर सुनी कि सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कमिट की, ये सुन के बहुत अफसोस हुआ कि एक और जान डिप्रेशन के नज़र हो गई, एक और मासूम जान दुनिया से रुखसत हो गई डिप्रेशन की वजह से। तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, इस बारे में किसी ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो हम सबसे ज़्यादा जानता है। ऑफ कोर्स इन सारे सवालों का जवाबात ना मेरे पास है ना आपके पास, तो मैंने सोचा कि हम चल के बात करते हैं किसी डॉक्टर से, किसी स्पेशलिस्ट से जो हमारे इन सारे सवालों का जवाब दे सके कि डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन किसको होता है, डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। तो चले हम चल के बात करते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर मसूद असलम जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं और अपनी इस फील्ड में महारत हासिल करते हैं। इनका एक्सपीरियंस 20 साल से ज़्यादा है और अपने सारे सवालात मैं लेके बैठी हूँ और उनसे चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग एंड अग्रीइंग ऑन टॉकिंग ऑन सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो आज के हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इन सवालात का आगाज़ हम करते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये जानने में मुश्किल होती है, उनको असल मतलब नहीं पता होता कि व्हाट इज़ एक्चुअली डिप्रेशन। बहुत शुक्रिया मोना, आपने इस टॉपिक को चूज़ किया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल काफ़ी इंटरेस्ट इसमें है। रिसेंटली एक अदाकार हैं जिनकी सुसाइड की वजह से हमारे पाकिस्तान में बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट की है। तो इन एनी केस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और आपने बहुत अच्छा किया कि इसको चुना है। हमारे माशरे में इस चीज़ का इदराक और इस चीज़ की समझ इतनी नहीं है जितनी वेस्ट में या ज़रा डेवलप्ड सोसाइटीज़ में है। तो डिप्रेशन क्या है, बहुत ब्रॉड सवाल है। मूड एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका शायद उर्दू में कोई अच्छा तर्जुमा अवेलेबल नहीं है। तो डिप्रेशन एक डिज़ीज़ है, ये एक मूड डिसऑर्डर है। जिस तरह इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से में बीमारी हो सकती है, दिमाग में भी हो सकती है। दिमाग की कुछ बीमारियां फिज़िकली ज़ाहिर होती हैं, कुछ बीमारियां सोच में, इमोशंस में, बिहेवियर्स में ज़ाहिर होती हैं। तो इमोशंस की बीमारियों में से ये एक बीमारी है, ये एक मूड डिसऑर्डर है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड डिस्कशन है डिप्रेशन के बारे में, हम बात करने लगे तो बहुत लंबी डिस्कशन हो, लेकिन हमारे आम पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को इसकी बहुत अवेयरनेस नहीं है कि एक्चुअली डिप्रेशन क्या होता है। थैंक यू सो मच उसके बारे में बताने का। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि डिप्रेशन के एक्चुअली साइंस क्या हैं, कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदे को डिप्रेशन हो रहा है या हो सकता है? डिप्रेशन एक तरह से सिंड्रोम है, मतलब ये कि बहुत सारे मुख्तलिफ साइन और सिम्टम से मिलके डिप्रेशन बनता है। मुख्तलिफ लोगों में इसका इजहार मुख्तलिफ तरह से होता है। जो एक बेसिक प्राइमरी सिम्टम है डिप्रेशन का, जिसे हम उर्दू में उदासी और अंग्रेज़ी में सैडनेस कहते हैं, तो सैड या उदास मूड और या फिर चिड़चिड़ापन, ये उसके ये बेसिक कोर सिम्टम है। इसके साथ दूसरा सिम्टम जो बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है और डिप्रेशन में साथ साथ चलता है, वो इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं एनहेडोनिया। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको किसी काम में मज़ा नहीं आता, कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपको कभी अच्छी लगा करती थी, वो अब उनमें दिल नहीं लगता और उसमें मज़ा नहीं आता। तो ये दो तो हैं कोर सिम्टम्स। इसके अलावा कुछ लोग डिप्रेशन बहुत फिज़िकली महसूस करते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स में नींद का प्रॉब्लम है। कुछ लोग कम सोते हैं डिप्रेशन में, जो कि आम तौर पे होता है। कुछ लोग ज़रूरत से और अपनी जो अमूमी उनकी नींद है उससे ज़्यादा सोने लगते हैं। ज़्यादातर लोग उनको भूख नहीं लगती, खाना ठीक से नहीं खा पाते, वेट लूज़ करते हैं उसकी वजह से। थोड़े से लोग डिप्रेशन में इसका उल्ट भी महसूस कर सकते हैं, जिसमें वो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम डिप्रेशन का जो है वो फिज़िकल एनर्जी का लॉस है। हर वक्त उन्हें टायर्ड फील करते हैं, थके हुए रहते हैं।
कुछ भी करना, जुए शीर लाना जिसे कहते हैं, उसके मुतरादिफ लगता है। कुछ भी करने के लिए बहुत जद्दोजहद, मेहनत करनी पड़ती है। फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। कोई किताब पढ़नी हो, टीवी देखना हो, बैठ के दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से बात करनी हो, किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो ये तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। फिर कुछ सिम्टम डिप्रेशन के हैं जो प्राइमरीली जिनका ताल्लुक इंसान की सोच से है। तो एक शख्स जो डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहा होता है, वो ज़्यादातर उन चीज़ों को याद करता है जो ठीक नहीं होती उनकी ज़िंदगी में। चीज़ों के ऊपर गिल्टी फील करते हैं, जो गुजरी हुई माजी की चीज़ें हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं। एक चीज़ जिसे इज़्ज़त नफ्स कहते हैं, सेल्फ वर्थ जिसे कहते हैं, सेल्फ इस्टीम जिसे कहते हैं, वो बहुत लो होती है। आप किसी डिप्रेस्ड आदमी से अगर पूछें कि उनका अपने बारे में क्या ख्याल है, तो उनका ख्याल बहुत लो होगा अपने बारे में। मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, मैं किसी को आज तक खुश नहीं कर सका, मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया। तो वो अपने आप को बहुत अंडर वैल्यू करने लगते हैं। नाउमीदी, बहुत शदीद नाउमीदी होने लगती है, जिसमें कोई उम्मीद की किरण उन्हें नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अब उन्हें इस चीज़ से निकाल नहीं सकती, कोई चीज़ उनकी हेल्प नहीं कर सकती। बढ़ते बढ़ते ये चीज़ उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे वो ये सोचने लगता है कि ज़िंदगी रहने का कुछ फ़ायदा भी है या नहीं। ये ख्वाहिश होने लगती है कि काश मैं सोने के लिए लेटूं और सुबह ना उठूं। और ये चीज़ आगे प्रोग्रेस करे तो उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे एक्टिवली खुद सोचने लगते हैं कि किस तरह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया जाए, ख़ुदकुशी के बारे में सोचने लगते हैं, उसके लिए प्लानिंग करने लगते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर एक्ट भी करते हैं। तो ये हैं सिम्टम। नाउ इन सब सिम्टम्स का होना ज़रूरी नहीं है, इनमें से चंद अलामात का होना काफ़ी है डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ाते हैं? देखिए, डिप्रेशन होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोन कर देते हैं आपको, आपके चांसेस बढ़ा देते हैं। स्टार्ट होता है ये जेनेटिक लोडिंग से। अगर आपके पेरेंट्स में, आपकी ब्लड रिलेटिव्स में डिप्रेशन प्रिवेल करता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी डिप्रेशन किसी स्टेज पे आपको भी होगा। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चाइल्डहुड लॉस, ट्रॉमा और लॉस। बचपन में अगर आप क्लोज फैमिली मेम्बर का, केयर गिवर का या क्लोज फैमिली मेम्बर का लॉस आपने देखा हो, तो आप या एक्सपीरियंस किया हो, तो आप प्रोन हो जाते हैं बाकी ज़िंदगी में भी डिप्रेशन को फेस करने के। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से लीजिए कि जैसे हम किसी मसल की एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल बड़ा हो जाता है, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। इसी तरह से दिमाग का वो सिस्टम जो हमें डिप्रेशन महसूस कराता है, वो बचपन में ही डिप्रेशन को महसूस करने के लिए सेंसिटिव हो जाता है, और फिर बाकी उम्र किसी भी स्ट्रेसर्स के थ्रू, और कभी कभी बगैर स्ट्रेसर के भी वो आप डिप्रेशन फील कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। और उसके बाद ये कि लेटर ऑन लाइफ में लॉस, स्ट्रेस, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम आमतौर पे ताबीर करते हैं खुशी के साथ, जैसे चाइल्ड बर्थ। लेकिन चाइल्ड बर्थ के बाद माएँ जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, ज़्यादा चांसेस हैं उनके डिप्रेस होने के, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। ये तो हो गई डिप्रेशन के साइंस और सारे फैक्टर्स जो कि डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ाता है। अब आप हमें बताएंगे डिप्रेशन का इलाज क्या है? इससे पहले कि इलाज की बात करें, कुछ बेसिक सी चीज़ें क्लैरिफाई करना जो है वो बड़ा यूज़फुल होगा। एक तो ये कि इंसान के अंदर जज्बात पर होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये नेचुरली अकर करते हैं और नॉर्मल इंसानों में होते हैं। हर वक्त जब आप दुख बर्दाश्त करें या दुखी महसूस करें या उदासी फील करें, तो वो डिप्रेशन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनके रिस्पांस में, नॉर्मल रिस्पांस में आप दुखी होंगे, आप उदासी महसूस करेंगे। ये चीज़ पैथोलॉजिकल तब बन जाती है जब ये
ज़रूरत से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए या इसकी सिवियरिटी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपके लाइफ फंक्शनिंग में, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, इन चीज़ों को जब ये इफ़ेक्ट करने लगे तो हम इसे उस टाइम पे से हम डिसऑर्डर मानेंगे, उस टाइम पे हम इसे पैथोलॉजिकल डिप्रेशन मानेंगे। तो एक तो ये। दूसरा, डिप्रेशन का एक्सप्रेशन जो है, डिप्रेशन का इजहार जो है, वो थोड़ी हद तक कल्चर बाउंड होता है। कुछ कल्चर्स हैं जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है मर्दों से कि वो कमज़ोरी अपनी जाहिर नहीं कर सकते, और डिप्रेशन को या एंजाइटी को एक तरह से कमज़ोरी समझा जाता है। तो उन मुआशरों में मर्द अपने डिप्रेशन को सैडनेस या दुख के तौर पे जाहिर नहीं करेंगे। चिड़चिड़ापन उनमें आ जाएगा, इरेशनल कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, रिस्क टेकिंग एक तरह से आ जाएगी। तो और सिम्टम होंगे, लेकिन डिप्रेशन को डिप्रेशन कह के वो सब्सटेंस अब्यूज़ आ जाएगी। जिन मुआशरों में अल्कोहल जो है वो अवेलेबल है, वहाँ पे वो लोग अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, या फिर दूसरी ड्रग्स अपने आप को ट्रीट करने के लिए, सेल्फ मेडिकेट करने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिप्रेशन नहीं मानते। इसी तरह से ख़वातीन में कल्चरली ज़्यादातर ख़वातीन को थोड़ी मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा इजाज़त है कि वो अपनी कमज़ोरी शो कर सकें। तो औरतों का इस वजह से अगर आप स्टडीज़ को देखें तो औरतों में डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली उसकी प्रेवलेंस, ट्रू प्रेवलेंस ज़्यादा हो। काफ़ी हद तक इस चीज़ का इम्कान है कि वो इसको ज़्यादा ईजीली अब प्रेजेंट करें, ज़्यादा डायग्नोज हों। हमारे मुआशरे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिप्रेशन को ब्रश ऑफ कर दिया जाता है, इसको इंसानी कमज़ोरी समझा जाता है, ट्रू डिज़ीज़ नहीं समझा जाता। तो उसकी वजह से आप देखते हैं, जैसे सोमेटाइजेशन कहते हैं, ख़वातीन डॉक्टर के पास फिज़िकल सिम्टम लेके जाएंगी जिसकी डॉक्टर को कोई वजह समझ में नहीं आएगी, और फिर बहुत सारी स्टडीज़ या बहुत ज़्यादा वर्कअप या बार बार डॉक्टर के पास जाने के बाद वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं ये मर्ज़ जो है नफ्सियाती तो नहीं है, कहीं इसकी सोर्स एंजाइटी में तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, और जो सोशल स्ट्रेसर्स हैं उनमें तो नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाना। तो जैसा मैं कह रहा था कि सबसे पहले डिप्रेशन को डायग्नोस करना है। बहुत सारी ऐसी फिज़िकल कंडीशंस हैं जो प्रेजेंट करती हैं, मिमिक करती हैं, तो प्रेजेंट करती है जैसा डिप्रेशन हो, लेकिन उसकी असल वजह फिज़िकल वीकनेस है। एक बहुत ही वीकनेस का मतलब बीमारी है। एक बहुत ही कॉमन जो चीज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती है, एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो डिप्रेशन जैसा अपने आप ज़ाहिर करती है अपने आप को, वो थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड हार्मोन की कमी इंसान को बहुत जल्दी थका देती है, सुस्त बना देती है, सोच उसकी बहुत स्लो हो जाती है, इन एडिशन टू अदर फिजिकल सिम्टम्स। तो सबसे पहले हमें वो सारी फिजिकल बीमारियां रूल आउट करनी होती हैं जो डिप्रेशन के तौर पर प्रेजेंट कर सकती हैं। एक बहुत ही मुझे याद है दुखी, ट्रैजिक ऑलमोस्ट सिचुएशन, ये बात है जब मेरा ख्याल हाउस जॉब में था। एक 20-21 साल की बच्ची थी जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मतलब खातून कहिए, 20 साल में तो अडल्ट होते हैं। वो पैराप्लीजिक थी, चारों लिम्स जो थे वो उनके काम नहीं करते थे। तो हमारे प्रोफेसर थे उस टाइम पे, डॉक्टर रब, उन्होंने उस बच्ची को एग्जामिन किया। सब हाउस ऑफिसर्स हम लोग उनके साथ खड़े थे। उस बच्ची को एग्जामिन किया और उसके बाद उन्होंने एक 2 मिनट की स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को मोस्ट लाइकली, हम समझ रहे थे सब कि इसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या ट्रॉमा है, तो उन्होंने बताया कि मोस्ट लाइकली इस बच्ची को एक बीमारी है जिसे विल्सन्स डिजीज़ कहते हैं, जो कॉपर की डेपोजिशन हो जाती है, कॉपर जमा होना शुरू हो जाता है लिवर में और दिमाग के एक हिस्से में। और
वो बीमारी अपने आप को कई दफ़ा इससे पहले कि आपको जिगर की बीमारी या कोई और सिम्टम होने लगे, सबसे पहला सिम्टम कई दफ़ा उसमें डिप्रेशन का होता है। उन्होंने कहा कि इसको विल्सन्स डिजीज़ है। एक ख़ास तरह की जो कर्निया है, कॉर्निया, इसके इर्द गिर्द रिंग बन जाते हैं हरे से रंग के, जो उस बीमारी में होते हैं कॉपर डिपोजिशन से। तो उन्होंने कहा कि इसको विल्सन्स डिजीज़ थी, जिसने डिप्रेशन के तौर पर प्रेजेंट किया। इसको वो किसी नफ्सियाती अस्पताल में या कहीं लेके गए, जिन्होंने इसे ईसीटी दी और वो ईसीटी सही तरह से नहीं दी, जिसकी वजह से इसको नेक का ट्रॉमा हुआ और स्पाइनल कॉर्ड का ट्रॉमा, और अब ये बच्ची जो है वो क्वाड्रिप्लेजिक है। और ज़ाहिर है इसकी रिकवरी बहुत ही स्लो होती है, और किस हद तक हो पाती है ये भी इट्स कोई आप कह नहीं सकते। शुरू में बहुत वक्त भी लेता है और अनसर्टन भी होता है। तो हाईलाइट करना मेरा इस बात से इस चीज़ से, इंसिडेंट से ये था कि बहुत सारी फिज़िकल कंडीशंस मिमिक करती हैं डिप्रेशन को, उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। पहले उनको रूल आउट कीजिए, जब वो पता चल जाए कि उनमें से कोई नहीं है तो फिर डिप्रेशन डायग्नोज कीजिए। अब बात आती है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की। जो ट्रीटमेंट की डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। एक जिसे हम सोमैटिक ट्रीटमेंट्स कहते हैं, यानी फिज़िकल ट्रीटमेंट्स, उसमें दवाएं हैं। एक ज़माना था कि बहुत थोड़ी सी दवाएं अवेलेबल थी डिप्रेशन के लिए, इफ़ेक्टिव थी, काम करती थी, लेकिन उनके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स थे जो बहुत से लोगों के लिए अनप्लेजेंट रहते थे या फिर जिस काबिल कबूल नहीं थे। वज़न बढ़ जाता था, मुंह खुश्क हो जाता था, ब्लरी विजन हो जाती थी, कुछ और फिज़िकल उसके साथ सिम्पटम, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन टेंशन वगैरह होते थे। तो लेकिन अब नई दवाएं आई हैं पिछले तकरीबन 20 साल में, 20-25 साल में एक नया ग्रुप दवाइयों का आया है जिसे हम SSRIs कहते हैं, स्पेसिफिक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये दवाइयाँ बहुत बेहतर तरह से टॉलरेट करती है बॉडी, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं। अगर ये इफ़ेक्टिव ना हों तो और चीज़ें जो हैं और दवाइयाँ इनमें ऐड की जा सकती हैं। तो एक तो हिस्सा हो गया ट्रीटमेंट में दवाइयों का। दूसरा, कुछ सोमैटिक ट्रीटमेंट्स में ही दवाइयों के अलावा और भी इंटरवेंशंस हैं। ECT जिसे कहते हैं, शॉक ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, वो बिजली के झटके पाकिस्तान में लेमैन के तौर पे हम कहा करते थे। जब ये ठीक तरह से नहीं किए जाते तो ये बहुत डेंजरस इंटरवेंशन हो सकती है, लेकिन जब ठीक तरह से की जाए तो ये बहुत सेफ भी है और इंतहाई इफ़ेक्टिव। एक तरह का डिप्रेशन है जिसे हम कैटाटोनिक डिप्रेशन कहते हैं। एक उर्दू का लफ्ज़ है मालिखोलिया, जिसे मेलनकली अंग्रेजी में कहते हैं, मेलनकॉलिक डिप्रेशन। वो और कैटाटोनिक फीचर्स ये होते हैं कि आप फिजिकली आप बिल्कुल मूव नहीं करते, आपका जम जाते हैं, आपका जिस्म बिल्कुल मूव नहीं करता, म्यूट आ जाते हैं, लोग बात नहीं करते। तो ज़ाहिर आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ECT जो है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उसके लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, और जब ठीक से किया जाए तो बहुत हद तक सेफ है। एक ज़माना था जब ECT की वजह से लोगों को याददाश्त कम होने की शिकायत रहती थी। अगर उसमें भी ECT की नई टेक्निक्स हैं जिसमें कुछ हद तक ये प्रॉब्लम आ तो सकता है, लेकिन बहुत कम, पहले के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो वो एक तरीका है। फिर एक तरीका है जिसे TMS कहते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। तो बेसिकली इसमें एक पावरफुल मैग्नेट रखे जाते हैं सर पे और उनको एक्टिवेट किया जाता है। वो दिमाग के उन हिस्सों में जहाँ पे जो हम समझते हैं जहाँ पे डिप्रेशन की सीट है, एक हिस्सा नहीं है, वो फैला हुआ है, तो वो उन्हें स्टिमुलेट करता है। और ये भी रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन, वो डिप्रेशन जो बाकी चीज़ों ठीक नहीं हो रहा, उसमें बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है, बहुत कारआमद हो सकता है। अब कुछ और तरीके हैं डिप्रेशन के, सोमैटिक तरीके हैं डिप्रेशन के इलाज के, जो बहुत रेयरली एम्प्लॉय किए जाते हैं, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह उसके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि बहुत छोटे छोटे बिजली के तार
दिमाग के एक हिस्से में लगाए जाते हैं और उनको बिजली का बहुत ही हल्का करंट दिया जाता है। ये जैसा कि हम थोड़ा सा हमने पहले जिक्र भी किया और लोगों को मालूम है कि दिमाग का काम पूरे जिस्म को कंट्रोल करना है। जिस्म के कंट्रोल में एक कंट्रोल जो है वो मूवमेंट्स का है। तो जिस्म के कंट्रोल की जिस हिस्से में मूवमेंट प्लान होती है, एक तो हिस्सा है जो एग्जीक्यूट करता है, एक उससे पहले जहाँ पे इनिशिएट होती है उसके एडजेसेंट ही वो हिस्सा है जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और उनकी एक्टिवेशन से डिप्रेशन जो है वो इम्प्रूव करता है और इसकी इफेक्टिवनेस बहुत हाई है। लेकिन चूंकि ये सर्जिकली इम्प्लांट किए जाते हैं तो सर्जरी की अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। बहरहाल यहाँ तक तो बहुत कम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि इतने एक्सट्रीम ट्रीटमेंट उस पर जाएं। लेकिन चूंकि आपने पूछा तो मैं बताना चाह रहा था कि क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं आजकल एज फार एज द सोमैटिक ट्रीटमेंट्स आर कंसर्न। अब सोमैटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ दूसरी चीज़ है जिसे टॉक थेरेपी, बातों से की जाने वाली थेरेपी, साइकोथेरेपी कहा जाता है। इसकी भी बहुत सी मोडालिटीज़ हैं, बहुत से स्कूल्स हैं टॉक थेरेपी के जो कि डिप्रेशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। एक तो स्पेक्ट्रम के एक एंड पे वो है जिसे हम सपोर्टिव थेरेपी कहते हैं। ख़ास तौर पे जब डिप्रेशन का सोर्स आपकी ज़िंदगी का कोई सानहा, कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी स्ट्रेस जो है वो आपको डिप्रेशन को फीड कर रही है, तो सपोर्टिव थेरेपी जो है वो काफ़ी कारआमद साबित होती है। फिर एक थेरेपी की टाइप है जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है। डिप्रेशन में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है। बेसिकली जैसा कि नाम ही से क्लियर है, ये दो हिस्से इस थेरेपी के हैं, कॉग्निटिव और बिहेवियरल। जो कॉग्निशन है वो सोच को कहते हैं। एक डिप्रेस्ड आदमी की सोच बहुत ही पेसिमिस्टिक, नेगेटिव होती है। अब उसकी सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत नेगेटिव होती है, उसकी फ्यूचर की इवैल्यूएशन बहुत नेगेटिव होती है। तो ये थेरेपी एम करती है सोच के अंदर जो डिस्टोर्शंस हैं, सोच के अंदर जो गुंझलें हैं या जो गलतियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है और फिर उसको रिप्लेस करती है हेल्दी सोच के साथ। इसका जो बिहेवियरल कंपोनेंट है वो है वो चीज़ें करना जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बेहतर है और वो चीज़ें जो करना, वो एक्टिविटीज़ जो इंसान को करना पसंद था लेकिन अब डिप्रेशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आपको एक तरह से स्केड्यूल बना के देते हैं जो आपको मजबूर करता है कि ना चाहते हुए भी इनिशियली आप वो चीज़ें करना शुरू करें, चाहे वो लोगों से मिलना है, चाहे वो एक्सरसाइज करना है, चाहे वो किसी स्पोर्ट में दूसरी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। आप वो चीज़ें करना शुरू करें और जैसे जैसे आप करना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपका डिप्रेशन लिफ्ट होना शुरू हो जाता है, आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी CBT। फिर एक और मोडालिटी है जो डिप्रेशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो डिप्रेशन की सोर्स को किसी इमीडिएट रिलेशनशिप जो कि सावर हो, जो कि पैथोलॉजिकल हो, जो कि टॉक्सिक हो जाए, उसमें उसकी रीज़न ढूंढती है और उन रिलेशनशिप्स को करेक्ट करने में मदद देती है और ये डिप्रेशन में बहुत हेल्पफुल रहती है इंटरपर्सनल थेरेपी। और फिर जाहिर है शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा जो क्लासिकल फ्रॉइडियन साइकोएनालिटिकल थेरेपी है। ये एक्यूट डिप्रेशन के लिए तो नहीं है, लेकिन एक इफ़ेक्टिव थेरेपी है उन लोगों के लिए जो कि एक क्रॉनिक सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिव स्टेट में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये हो गई हमारी टॉक थेरेपीज़। इन चीज़ों के साथ साथ कुछ आप बेसिक चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो डिप्रेशन में बहुत मददगार साबित होती हैं, जिनका ताल्लुक स्पेसिफिकली डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से तो नहीं है लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल से है। एक अच्छी हेल्दी रूटीन आपकी ज़िंदगी में होना, ठीक टाइम पे सोएं, ठीक टाइम पे उठें। हमारे मुल्क में
इस चीज़ का इतना प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो जिनको है उनको इतने सीवियर प्रॉब्लम है कि वो बहरहाल डिप्रेशन एक बहुत छोटा हिस्सा बन जाता है। लेकिन काफ़ी टाइम जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल अब्यूज़ है, सेल्फ मेडिकेट जैसे लोग डिप्रेशन के थ्रू जो गुजर रहे होते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए जो ये करते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ें, हेल्दी खाना खाएं। फिर दो चीज़ें जो एक्चुअली स्पेसिफिकली डिप्रेशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं, एक है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का मतलब मेरे पेशेंट हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप क्या करते हैं, तो कहते हैं नहीं जी हम तो बहुत अच्छा अपने आप को बहुत हेल्दी रखते हैं, तो मैं तो वॉक करता हूँ। एक 70, 75, 80 साल जिनकी उम्र हो, वो अगर वॉक करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आप रिलेटिवली कम उम्र में हैं तो आपको उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपको डिपेंडिंग ऑन योर एज, आप अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए, लेकिन आपका हार्ट रेट 100 यंग लोगों में 140, 150 या इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाए और सस्टेन करें इसको कम से कम आधा पौना घंटा हफ्ते में 4 दिन। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा सा इसको कम करते जाते हैं, लेकिन इट शुड बी स्ट्रेनुअस इनफ, इट शुड पुश यू टू सम एक्सटेंट। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है। फिर एक चीज़ है, हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं है, वेस्ट में ज़्यादा है, या वो मुल्क जिनमें जो हायर लैटिट्यूड पे हैं, जिनमें दिन सर्दियों में बहुत छोटे हो जाते हैं, उसमें आँखों को रोशनी का एक्सपोजर बहुत कम घंटों के लिए दिन में मिलता है। तो उसके लिए लाइट थेरेपी बहुत हेल्पफुल है। आप स्पेसिफिक लैंप मिलते हैं जो कि वाइट लाइट के, जो सन लाइट को मिमिक करते हैं। अच्छा। और जो लक्स है वो लाइट का एक मेजर करने का एक यूनिट है, 10,000 लक्स के होने चाहिए वो लैंप। आप उनके सामने बैठिए, आधे घंटे से लेके 1 घंटे के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर सिचुएशंस, आप आपके फिजिशियन आपको बता सकते हैं। तो वो भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो फिर हम शायद पहले भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया, इंसान एक ख़ास तौर पे सोशल एनिमल है। हम लोग रहना चाहते हैं लोगों के दरमियान। अकेला रहने में आइसोलेटेड, लोनली फील करते हैं। और हमारे जो ईस्टर्न कल्चर्स हैं उसमें तो ये चीज़ और भी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। वेस्ट में जो इंडिविजुअलिटी के ऊपर और अपने आप के साथ वक्त गुजारने के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस है। हमारे यहाँ नॉर्मल जो हमने बचपन से देखा है वो एक दोस्तों के साथ मिलना, ग्रुप में टाइम गुजारना, फैमिली वालों के साथ मिलना, ये हमारा नॉर्म है। और शायद इसकी कुछ हद तक वजह हमारी एवोल्यूशन में है। जो एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ जहाँ पे इंसान इवॉल्व हुआ है खेती बाड़ी वाली, उसमें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी शायद, और उसकी वजह से हमारी एवोल्यूशन ऐसी है कि हमें बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द अच्छे लगते हैं और चाहिए होते हैं। तो वो चीज़ आप मेंटेन करें, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक़, अपनी प्यारों के साथ जो है ताल्लुक़, वो मेंटेन करें। आजकल के ज़माने में कोविड की वजह से जो आइसोलेशन है, वो आप जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वो जो हैं तरीके हैं, सोशल मीडिया है, फ़ोन है, गुड ओल्ड सेल फोन, टेलीफोन, या फिर सोशल मीडिया, जूम मीटिंग्स चल रही हैं, जूम मीटिंग्स हैं। तो बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको अलाउ करते हैं ये करना। अब ज़ाहिर है हमारे कुछ लोगों की रसाई तो है इन चीज़ों तक, बहुत से लोगों की नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है डिप्रेशन को दूर रखने में और फिर डिप्रेशन से अपने आप को निकालने में। तो ये वो ट्रीटमेंट के हिसाब से तो ये चंद चीज़ें हैं। अब इनमें से हर एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर ढेरों बात की जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है ये आपने जैसा पहले इंट्रोडक्शन से पहले बताया था मुझे कि एक छोटा बेसिक ओवरव्यू डिप्रेशन का देना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। एक गालिब का शेर है
जो बहुत ही सिंपल है और बहुत खूबसूरती से डिप्रेशन की डेप्थ का अहाता करता है। वो शेर है आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। गालिब जो थे वो कुछ और हमारे जो आर्टिस्ट हैं रहे हैं उनकी तरह बहुत से लोगों का इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये ख्याल है कि वो मूड डिसऑर्डर था उन्हें, वेदर वो फुल ब्लोन बाइपोलर डिसऑर्डर था या साइक्लोथाइमिया था, ये तो जाहिर है इतना उनके मवाद अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके जो अशार हैं उसका अगर आप मूड देखिए तो दोनों एक्सट्रीम मिलती है। एक एक्सट्रीम है जिसमें वो बात करते हैं या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि मुझसा तो कभी दोबारा आएगा नहीं। जो सेल्फ इस्टीम की एक आला तरीन जो सतह है उस पर वो अपने आप को रखते हैं। दूसरी तरफ उनके ये अशार हैं जैसा आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। एक और उनका शेर है, हुआ जो गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, ना होता अगर जुदा तन से तो जानू पे धरा होता। जो एक्सट्रीम डिप्रेशन की जो है वो भी कैप्चर की है इस शेर में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का और इतनी अच्छी बातें सब तक पहुंचाने का। हम सबको ज़रूरत थी इन बातों को सुनने की और समझने की। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया मोना, आपने ये टॉपिक सोचा और इसके ऊपर ये बात की। जो गरीबुल वतनी है, हम लोग जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर आए हुए हैं, ये हमारी फैंटेसी रहती है कि किसी तरह से अपने लोगों की भी मदद कर सकें। जिस मुल्क में हमने अपनी पहचान पाई, पढ़ा लिखा, जहाँ से हम यहाँ आए हैं, अब वापसी पे भी कुछ दे सकें, और ये गिल्ट भी रहता है कि भाई हम नहीं कर पाते। तो मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने ये मौका दिया। अगर इस चीज़ को एक्सपैंड करना हो और ऐसे मौजू जो मेरी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर बात करनी हो तो you're always welcome to do that। बिल्कुल, डेफिनेटली आपका हम ये पैगाम लोगों तक भी पहुंचाएंगे और जितने लोग सुनेंगे उनका फ़ायदा होगा। और बल्कि मैं अपने सारे देखने वालों से ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आपके कोई सवालात हैं डिप्रेशन के हवाले से तो आप कमेंट में ज़रूर उसको लिखें। डॉक्टर असलम ख़ुद उनको पर्सनली उनको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।